अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली मैटर के बारे में है। एक सिंपल सा ये टॉपिक है, ठीक है। मैटर मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये 9 क्लास का चैप्टर है, ठीक है। इसमें जो मेन टॉपिक्स है उसको आज हम डिटेल के साथ देखेंगे। मेन टॉपिक्स कौन से हैं ये देखें। इंट्रोडक्शन टू मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, characteristic of particles of matter, states of matter, can matter change its state, evaporation। ठीक है, ये जो मेन टॉपिक्स है इसको आज हम कवर करेंगे, ठीक है। इसको जरा डिटेल के साथ देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू मैटर। दोस्तों, जैसा कि आपका मालूम है, यूनिवर्स में जो भी चीज मास रखती है, जगह को ऑक्युपाई करती है, जगह को घेरती है, मैटर कहलाती है। जैसा कि ये पेन, ठीक है, इसका एक अपना मास है, ठीक है। वो जो जगह को ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है, जगह को घेर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। यानी कि यूनिवर्स में जो भी चीज मास रखती है और जगह को ऑक्युपाई करती है, यानी कि वो मैटर कहलाती है, ठीक है। लीमन और नॉन लीमन दोनों मैटर में आती हैं। हम खुद यानी कि लिविंग बॉडी है, यानी कि ये भी मैटर में आती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी मैटर की, आइए देखते हैं। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है दोस्तों, मिसाल के तौर पर टेबल, ये भी मैटर है क्योंकि इसका मास है और जगह को ऑक्युपाई कर रही है, तो ये टेबल भी मैटर है। चेयर होगी, एयर होगी, वाटर हो गया, हनी हो गया, यानी ये सब चीजें का अपना मास है और ये जगह को ऑक्युपाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? मैटर। अब मैटर में दो चीजें यानी कि होती हैं, एक उसका मास होता है और दूसरा वो जगह को ऑक्युपाई करता है, उसका यानी कि खास वॉल्यूम होता है, तो वो क्या कहलाएगा? मैटर, ठीक है। यानी कि आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं जो मास रखती है और जगह को ऑक्युपाई करती है, यानी कि वो मैटर कहलाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज, नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? जो आरती चेंज होती है, ठीक है। मटेरियल के अंदर या मैटर के अंदर आरती चेंज को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और किसी मटेरियल के अंदर परमानेंट चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल चेंज। तो आज हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे मैटर की। आइए इसको देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आज हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ठीक है। मैटर किन चीजों पर मिश्रण होता है? पार्टिकल्स पर मिश्रण होता है, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो आपस में मिलकर मैटर बनाते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल होते हैं इतने छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं। दिस टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। और ये जो टाइनी पार्टिकल होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, इसको हम बोलते हैं एटम। यानी कि मैटर बेसिकली एटम से मिलकर बना होता है, ये टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। These particles are so small that we cannot see them with our eyes or a regular microscope, ठीक है। इसको हम अपनी आम आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, ना ही इसको एक आम रेगुलर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। How small are these particles of matter?
particles of matter are so small that they cannot be seen with the naked eyes। इतने छोटे होते हैं पार्टिकल मैटर के कि इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। They can be observed using powerful microscope। इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। The particles of matter are very small. They are small beyond our imagination। ठीक है, ये जो पार्टिकल होते हैं, जो टाइनी पार्टिकल होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं इसको हम अपनी आम आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, ना ही एक रेगुलर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसको देखने के लिए एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की हमें जरूरत पड़ती है। आपने अक्सर देखा होगा हॉस्पिटलों में जो हम एक्सरे वगैरह करते हैं उसमें जो वेव्स यूज होती हैं यानी कि वो बेसिकली एटम को यानी कि ऑब्जर्व करने के लिए यूज होती हैं। ठीक है, वो बेसिकली हमें एटम दिखाई क्यों नहीं देता, वो इसलिए दिखाई नहीं देता है क्योंकि एक लैम्डा मैक्स होती है, इसको देखने की एक खास यानी कि लैम्डा मैक्स यूज होती है, तो उसकी यानी कि उससे हम यानी कि इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं एटम को। यानी कि एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसकी वजह ये होती है ये यानी कि ये जो टाइनी पार्टिकल होते हैं इतने छोटे होते हैं, जो वेव होती है यानी कि वो इसको यानी कि इसके साथ कोलिजन ही नहीं होती इसमें यानी कि एटम के साथ, जिसकी वजह से हम इसको देख नहीं पाते। बेसिकली फिनोमेना क्या होता है किसी चीज को देखने का, वो ये होता है लाइट हमारी आंखों में पड़ती है। ठीक है, तो उस यानी कि उस यानी कि पार्टिकल से यानी कि उस मटेरियल से टकरा के जब हमारी आंखों में पड़ती है तो हम उस चीज मटेरियल को देख पाते हैं। जब वो लाइट इस मटेरियल को यानी कि कोलिजन ही नहीं होगा, टकराए ही नहीं, तो हम उस एटम को नहीं, इसलिए एटम को नहीं देख पाते। यही वजह है यानी कि हम टाइनी पार्टिकल को आम रेगुलर पार्टिकल यानी कि माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते। इसके लिए हमें एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। दोस्तों हमने ये तो देख लिया कि मैटर है ना बहुत ही टाइनी पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है, यानी कि बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है। बहुत सारे यानी कि उसमें पार्टिकल पाए जाते हैं जिसको हम एटम कहते हैं। लेकिन हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? हम एक एक्टिविटी करते हैं इसको प्रूव करने के लिए। हम ले लेते हैं पोटासियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल ले लेते हैं, छोटा सा क्रिस्टल होता है। ठीक है, उसको हम 100 ml बीकर में जिसमें पानी है, क्लियर वाटर है, उसके अंदर ऐड कर देते हैं। जब उसमें ऐड करते हैं उसके बाद उसको शेक करते हैं, वो पिंक कलर का हो जाता है पानी। आरओ वाटर कौन सा होता है? पिंक कलर का। अब उसमें से 10 ml लेकर हम एक और बीकर लेते हैं, उसमें 90 ml पानी होता है, उसके अंदर ऐड करते हैं। वो पानी भी क्लियर होता है। जब हम उसमें ऐड करते हैं तो उसके अंदर भी कलर आ जाता है। ठीक है, तो लेकिन उसका जो कलर होता है, जो पहले वाला बीकर होता है उसके अंदर कम होता है, लाइट होता है। पहले वाले बीकर में जो कलर होता है वो डार्क होता है, डार्क पिंक होता है, और दूसरे में लाइट पिंक हो जाता है। इसी तरह हम ये प्रोसीजर रिपीट करते जाएंगे, 10 ml लेते रहेंगे और 90 ml पानी में डालते रहेंगे। इससे क्या होगा, जो कलर होगा पिंक का वो लाइट होता जाएगा, डार्क से लाइट की तरफ होता जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। ठीक है, हम अगर 7-8 दफा इसको रिपीट करते हैं तो कलर फिर भी उसके अंदर होता है, बीकर के अंदर। इसकी क्या वजह है? हालांकि हमने सिर्फ एक क्रिस्टल लिया था पोटासियम परमैंगनेट का। इस एक्सपेरिमेंट से साबित होता है जो टाइनी पार्टिकल है ना, ठीक है, मैटर का, उसमें बहुत सारे एटम पाए जाते हैं जो बज़ाहिर हमें नजर तो नहीं आते, लेकिन जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है इससे हमें पता चलता है कि हर मैटर के अंदर जो टाइनी पार्टिकल है यानी कि वो बहुत सारे पाए जाते हैं, मिलियन की तादाद में पाए जाते हैं, जैसा कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा है। ठीक है, इसको आए हम जरा डिटेल के साथ देखते हैं। ये क्रिस्टल है, ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट से।
ठीक है, छोटे छोटे क्रिस्टल हैं। इसमें से एक दो क्रिस्टल हम इस बीकर में डाल देते हैं, 100 ml के बीकर में डाल देते हैं। ठीक है, वो इसको शेक करते हैं। इसको जब शेक करते हैं तो एक डार्क पिंक कलर आ जाता है इसका। ठीक है, डार्क पिंक कलर आ जाता है। अब इसमें से 10 ml लेते हैं और इस सेकंड बीकर में ऐड कर देते हैं। इसमें 90 ml क्लियर वाटर होता है। जब हम इसमें ऐड करते हैं, उसको शेक करते हैं, तो इसका भी पिंक कलर आ जाता है। लेकिन इसका जो पिंक कलर होता है वो लाइट होता है बाइसेल इसके। इसका जो पिंक कलर होता है डार्क होता है, इसका कम होता है डार्क। ठीक है, लाइट होता है। इस तरह 10 ml इसमें से लेके इस बीकर में डाल देते हैं जिसके अंदर 90 ml वाटर था क्लियर। ठीक है, उसको भी शेक करते हैं तो इसका कलर भी आ जाता है। लेकिन इसका जो कलर है इसकी निस्बत लाइट होता है, इसका डार्क होता है, इसका लाइट होता है। ठीक है, इसी तरह हम इसको रिपीट करते जाएंगे तो जो बीकर के कलर है वो कम होते जाएंगे। जो कलर पिंक कलर है वो लाइट होता जाएगा, यानी कि इधर से डार्क होगा उधर से लाइट होता जाएगा। तो एक्टिविटी 1.2 ठीक है, बुक के अंदर दी हुई है, ये बड़ी अहम है। इसके अंदर यानी कि काफी यानी कि क्वेश्चन आ जाता है इसके बारे में, तो ये आपको आना चाहिए। अच्छा, एक्सपेरिमेंट हम कैसे करते हैं? डिसॉल्व 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट इन 100 ml वाटर। ठीक है, इसके अंदर हमने फ्यू क्रिस्टल हमने ऐड कर दिए। टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड ऐड इट टू 90 ml क्लियर वाटर। ठीक है, इसमें 10 ml लेकर जिसमें 90 ml वाटर था क्लियर, उसके अंदर ऐड कर दिया, उसको चेक किया। रिपीट दिस 5 to 8 टाइम्स। ठीक है, इसको हमें 5 से 8 दफा इसको रिपीट करना है। फिर हमने ऑब्जर्व करना है कलर को देखना है। कलर क्या होगा? डार्क से लाइट होता जाएगा। ठीक है, अच्छा ऑब्जर्वेशन, हमने ऑब्जर्व क्या किया, जो कलर था वो डार्क से लाइट होता गया। द वाटर रिमेन्स कलर्ड इवन आफ्टर मेनी डाइल्यूशन। ठीक है, हमने एक चीज ये भी नोट की, जो वाटर था वो उसका कलर खत्म नहीं हुआ, यानी कि वो कुछ ना कुछ कलर दे रहा था। पोटाशियम परमैंगनेट का जो पिंक कलर है ना, वो कुछ ना कुछ उसमें दे रहा था। ठीक है, कलर लाइट होता जा रहा था लेकिन कलर दे रहा था। हमने ये ऑब्जर्व किया, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी, यही वाली। अच्छा, इससे हमने कंक्लूजन क्या निकालना, नतीजा क्या निकालना? नतीजा ये निकाला, ये जो फ्यू क्रिस्टल थे ना, ये जो क्रिस्टल है, हर क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे टाइनी पार्टिकल पाए जाते हैं, मिलियन की तादाद में पाए जाते हैं। जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल कैन कलर ऑफ ए लॉट ऑफ वाटर, showing these millions of tiny particles in each crystals. The particles of matter are very small. ठीक है दोस्तों, इससे प्रूव हो गया थी कि मैटर के अंदर जो टाइनी पार्टिकल है, यानी कि वो बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, मिलियन की तादाद में पाए जाते हैं, जो बजाय हमें नजर नहीं आते। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से हमें इसको प्रूव कर दिया। अगली जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की ये है कि मैटर के जो पार्टिकल्स है इनके दरमियान स्पेस पाई जाती है। ठीक है, जो टाइनी पार्टिकल है मैटर के, इनके दरमियान स्पेस पाई जाती है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड या गैस हो। तो सॉलिड में जो स्पेस पाई जाती है पार्टिकल के दरमियान वो कम पाई जाती है, जबकि जो लिक्विड में है वह सॉलिड से ज्यादा स्पेस पाई जाती है, वो गैसेस में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसको आए हम ज्यादा डिटेल के साथ देखते हैं। ठीक है, ये हमें एक लिक्विड की मिसाल ली है। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल है ये काफी फासले पर पाए जाते हैं। ठीक है, बनस्बत सॉलिड से, और जो गैस है उसकी निस्बत ये कम फासले पाए जाते हैं। ठीक है, ये लिक्विड है, ये उसके पार्टिकल है और इनके दरमियान स्पेस पाई जाती है। अब इनके दरमियान जो स्पेस पाई जाती है
जब हम कोई और चीज इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो इसमें ऐड हो जाती है क्योंकि इनके दरमियान स्पेस पाई जाती है। अगर हम इसमें कोई लिक्विड में अगर हम कोई सॉल्ट ऐड कर दें या कोई शुगर ऐड कर दें तो वो इसमें ऐड हो जाएगी, लेकिन इसका जो वॉल्यूम लेवल होगा ना उसमें फर्क नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जो स्पेस है, जो हमने सॉल्ट ऐड किया, जो शुगर ऐड किया, वो इन स्पेस के दरमियान में ऐड हो जाएगा, उसके वॉल्यूम में, इसके लेवल में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसा कि यहाँ पे मिसाल के तौर पर समझाया गया है, जैसे एक हमने बीकर में पानी ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है, उसमें थोड़ा सा हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है, उसको हमने मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद हमें उसका जब लेवल चेक किया तो उसके लेवल में कोई फर्क नहीं आया। इसका मतलब है ये था, यानी कि पानी के अंदर जो पार्टिकल पाए जाते हैं उनके दरमियान स्पेस पाई जाती है, नो चेंज इन लेवल ऑफ वाटर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है, जो पार्टिकल है यानी कि मैटर के, उनके दरमियान स्पेस पाई जाती है, ठीक है, ये मैटर की दूसरी यानी कि अगली खूबी है। The extent of these spaces varies in different state of matter. Solid have the least space, gases have the most space. ठीक है, जैसे सॉलिड है उसके दरमियान स्पेस कम है, जबकि गैसेस है उसकी जो पार्टिकल के दरमियान स्पेस ज्यादा है। मिसाल के तौर पर when sugar is dissolved in water, we will get a clear solution where the sugar take up the small interspaces in between the water. The sugar will dissolve until all the spaces are occupied by them. ठीक है, जब हमने शुगर को डिजोल्व किया तो उसने क्या किया, उसने जो स्पेस था लिक्विड के दरमियान, उसके दरमियान अपनी जगह बना ली, ठीक है, और उसका जो लेवल है वाटर का वो यानी कि चेंज नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि ये एक मैटर की और यानी कि खूबी है कि उसके जो पार्टिकल है उनके दरमियान स्पेस पाई जाती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो, ठीक है। सॉलिड में जो स्पेस है वो कम पाई जाती है, जबकि लिक्विड में जो स्पेस है वो ज़्यादा पाई जाती है बनिस्बत सॉलिड के। इसी तरह जो गैस के पार्टिकल के दरमियान जो स्पेस पाई जाती है वो यानी कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है बनिस्बत सॉलिड और लिक्विड के, ठीक है। मैटर की जो अगली प्रॉपर्टी ये है, जो पार्टिकल होते हैं वो एक खास यानी कि कांस्टेंट मोशन में होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, जो पार्टिकल होते हैं यानी कि वो कांस्टेंट मूवमेंट में रहते हैं। जो सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो फिक्स पोजीशन में मूव करते हैं आगे पीछे, जबकि जो लिक्विड होता है उसमें जो मूवमेंट होती है बनिस्बत सॉलिड से ज़्यादा होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है बनिस्बत सॉलिड से। इसी तरह जो गैस के जो पार्टिकल होते हैं उसकी जो मूवमेंट है गैस की नज़र ज़्यादा होती है, यानी कि गैस की जो काइनेटिक एनर्जी वो सबसे ज़्यादा होती है और जो पार्टिकल होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। आइए इसको ज़रा डिटेल के साथ देखते हैं, ठीक है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। सबसे पहले हम सॉलिड को देखते हैं। सॉलिड में जो पार्टिकल है वो जो मूवमेंट है वो फिक्स पोजीशन में पाई जाती है, यानी कि वो आगे पीछे मूव कर रहता है, ठीक है, वाइब्रेशन पाई जाती है। इसी तरह जो लिक्विड है उसके जो पार्टिकल है, ठीक है, बानिस्बत इसके सॉलिड के, इनकी जो मूवमेंट है वो ज्यादा होती है क्योंकि इनके दरमियान फासला भी ज्यादा होता है, स्पेस ज्यादा होती है, ठीक है। इसी तरह जो गैस के मॉलिक्यूल है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं क्योंकि इनके दरमियान फासला भी ज्यादा होता है और इनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है। आपने अक्सर देखा होगा, परफ्यूम को देखा होगा, ठीक है, जब हम परफ्यूम को यानी कि स्प्रे करते हैं, जो उसके पार्टिकल होते हैं ना, ठीक है, वो यानी कि वेपर की शक्ल में या ये गैस की शक्ल में स्प्रेड होते हैं, ठीक है। उस स्प्रेड होने की क्या वजह होती है, यानी कि ये जो पार्टिकल होते हैं इसके गैस के, ये हवा के जो एयर के साथ मिलकर यानी कि स्प्रेड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है।
अच्छा, दूसरी मिसाल आप देख लें प्रेशर कुकर की। प्रेशर कुकर में यही है, जब हम उसको हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जो जो पार्टिकल होते हैं यानी कि वेपर की शक्ल में, गैस की शक्ल में, वो दूसरी जगह जाते हैं। इसी तरह आप इंसेंट स्टिक में देख लें, अगरबत्ती में देख लें, उसमें भी यही है, यानी कि उसकी जो खुशबू एक जगह से दूसरी जगह आती है, तो वो किसकी वजह से आती है? एयर के जो पार्टिकल है उसके साथ मिलकर वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, यानी कि इन तीनों में पार्टिकल की मोशन हो रही होती है। Particles of matter are in a constant motion. Particles of matter are always moving. The moment is least in solid, vibrating in place. More in liquids, sliding past each other. Most in gases, moving freely at high speeds. मिसाल के तौर पर, the smell of perfume spreads in a room because the perfume particles diffuse through the air particles. Smell of food being cooked. ठीक है, the burning of incense stick produce gases or vapors having pleasant smell. The particles of gases produced by the burning of incense stick move fastly in all directions, mix with the moving particles of air in the room, and reach every part of the room quickly along with the air. ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा, यानी कि जो सॉलिड के पार्टिकल है वो मूवमेंट उनके दरमियान कम होती है, यानी कि वो फिक्स पोजीशन में होती हैं, यानी कि वो तो स्प्रेड नहीं होते एयर में, क्योंकि सॉलिड में वो जो पार्टिकल होते हैं वो फिक्स पोजीशन में होते हैं, जबकि गैस में या लिक्विड में वो जो पार्टिकल है उसमें मूवमेंट पाई जाती है, वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होते हैं। अच्छा दोस्तों, हमने देखा कि जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उसके अंदर यानी कांस्टेंट मोशन पाई जाती है। ठीक है, सॉलिड में सबसे कम होती है। ठीक है, उसमें क्योंकि पार्टिकल फिक्स पोजीशन में होते हैं। गैस में यानी कि लिक्विड में जो मोशन होती है पार्टिकल की वो ज़्यादा होती है बनिस्बत सॉलिड से। इसी तरह जो गैस के जो पार्टिकल होते हैं उनमें मोशन सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब परफ्यूम को ओपन करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उसकी जो खुशबू जल्दी से यानी कि फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह यही होती है क्योंकि जो हम स्प्रे करते हैं वो एक वेपोरेशन या एक यानी कि गैसेस की हालत में एयर में मिक्स होते हैं और जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाते हैं। इसी तरह हमने देखा कि यानी कि जो दीवा होता है यानी कि उसमें जो ऑयल होता है वो सॉलिड यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है, उसकी जो मूवमेंट है पार्टिकल की वो कम होती है, जबकि जो वो बर्न हो रहा होता है जो गैसेस के फॉर्म में एयर में मिक्स हो रहा होता है उसकी मूवमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि उसको टेम्परेचर ज़्यादा मिल रहा होता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है तो उसकी मूवमेंट भी पार्टिकल की ज़्यादा होती है। तो इसको जरा हम डिटेल के साथ देखते हैं। डिफ्यूजन, the mixing of a substance with another substance due to the motion or movement of its particles is called diffusion. डिफ्यूजन बेसिकली होता क्या है? जब हम किसी मैटर को हीट करते हैं या उसको टेम्परेचर देते हैं तो उसकी जो पार्टिकल की मोशन है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने की यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो उसकी जो मोमेंट है एयर में ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जो पार्टिकल जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव करते हैं, फास्ट मूव करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमने दो मिसालें ली हुई हैं, यानी कि एक है हमने दीवे की मिसाल ली हुई है। ठीक है, उसको जब हम हीट करेंगे तो उसके जो गैसेस फॉर्म है वो जल्दी मूव करेंगे, जो लिक्विड होगा वो कम मूव करेगा, उसकी स्मेल कम आएगी, और जो गैसेस फॉर्म में होगा उसकी स्मेल ज़्यादा आएगी। ठीक है,
तो यानी कि हम इसको हीट ज्यादा करेंगे तो ज्यादा आएगी, अगर हीट हम कम करेंगे तो कम आएगी हमें यानी कि उसकी स्मेल। अब हम घर में जो कुकिंग कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा, तो उस टाइम जो खुशबू है खाने की वो ज्यादा आती है। उसकी क्या वजह होती है? क्योंकि हम इसको टेम्परेचर ज्यादा दे रहे होते हैं। टेम्परेचर जब ज्यादा देते हैं, जो पार्टिकल होते हैं वो गैसेस फॉर्म में एयर में मिक्स होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव करते हैं और दूर तक वो यानी कि वो स्प्रेड होते हैं। तो इसलिए हमें खुशबू यानी कि इजीली आ जाती है। लेकिन जब भी आपने नोट किया, जब खाना ठंडा होता है तो उसकी खुशबू भी कम होती है, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं जो खाने के यानी कि उसकी जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है गैसेस फॉर्म में। अच्छा, इसको हम जरा डिटेल के साथ देखते हैं। Diffusion can take place in gases, liquid and solids. Through it is fastest in gases and slowest in solids. Kinetic energy. Energy processed due to the motion of particle is called kinetic energy. Temperature. Higher temperature increase the kinetic energy of particles, causing them to move faster and thus increasing the rate of diffusion. Heating makes diffusion faster because particles move quickly. जब हम किसी मैटर को हीट करते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं, जो उसके जो पार्टिकल होते हैं उसकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। जिसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, जिसकी मूवमेंट कम होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो जाहिर बात है उसकी जो डिफ्यूजन है एयर में वो ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी मिसाल दी, यानी कि हमने दीवे की मिसाल दी, जो सॉलिड फॉर्म में जो लिक्विड है, यानी सॉरी जो लिक्विड फॉर्म में जो लिक्विड है उसकी जो डिफ्यूजन कम है, जो गैसेस फॉर्म में जो यानी कि उसमें एस्केप हो रहा है उसकी डिफ्यूजन ज्यादा है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जो सॉलिड यानी कि जो सॉलिड फॉर्म होती है उसकी जो डिफ्यूजन होती है वो कम होती है, जो लिक्विड होती है उसकी डिफ्यूजन ज्यादा होती है बनिस्बत सॉलिड से। इसी तरह जो गैसेस फॉर्म में होती है उसकी जो डिफ्यूजन होती है एयर में वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। इट इज माई लास्ट टॉपिक ऑफ मैटर। ठीक है, आपने देखा होगा जो मैटर है उसके जो पार्टिकल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। ठीक है, सॉलिड के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं वो करीब करीब होते हैं, जबकि जो लिक्विड है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है बानिस्बत सॉलिड से, क्योंकि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं वो एक ज्यादा फासले पर होते हैं बानिस्बत सॉलिड से। इसी तरह जो गैस है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है पार्टिकल के दरमियान वो सबसे कम पाई जाती है, क्योंकि जो पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस है सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं गैस में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होती है। ठीक है, इसको जरा डिटेल के साथ देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। अच्छा, जो सॉलिड में जो पार्टिकल है, ये मैंने दो पार्टिकल लिए हैं, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैंने शो किया है। तो जो सॉलिड में होती है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो पार्टिकल है वो करीब करीब है, जबकि लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है बनिस्बत सॉलिड से, क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है इसकी निस्बत, सॉलिड की निस्बत। इसी तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो गैस के जो पार्टिकल है उसके दरमियान सबसे कम पाई जाती है, क्योंकि इनके दरमियान जो डिस्टेंस सबसे ज्यादा है बानिस्बत सॉलिड और लिक्विड के। ठीक है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम पाई जाती है। अच्छा, इन एवरी सब्सटेंस देयर इज एन इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting between its particles to break something. We need to overcome this force. The strength of the force differs from one substance to another. अच्छा, इसमें ये कहना चाह रहा है कि
दुनिया में जितने भी सब्सटेंस पाए जाते हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफर करती है। ठीक है, हर सब्सटेंस की अपनी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं पार्टिकल के दरमियान, और इनको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए, कम करने के लिए हमें किसी चीज की मदद की जरूरत होती है। ठीक है, कोई केमिकल की जरूरत होती है, टेम्परेचर की जरूरत होती है, किसी चीज की जरूरत होती है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए। The interparticle force of attraction and the kinetic energy of the particle primarily determine the physical state of any substance। ठीक है, अब इसमें ये बता रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि वो मैटर की कौन सी फॉर्म है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो कौन सी फॉर्म होगी? सॉलिड। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी सॉलिड से तो हम कहेंगे वो लिक्विड फॉर्म में है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही कम है, ना होने के बराबर है, तो वो कौन सी है फॉर्म है मैटर की? गैस। सिंपल। ठीक है, इसको मैं एक मिसाल दे के आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, हमने बर्फ ली, लिक्विड लिया, पानी लिया और गैस लिया। अब आप जो अपना हाथ है ना, जो गैस है ना, इसमें से गुजारें तो आपका जो हाथ है या बाजू है वो इजीली इसमें से पास हो जाएगा। उसकी क्या वजह है? तो इसके जो पार्टिकल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैस में वो सबसे कम पाई जाती है, इसलिए हमें ज्यादा पावर की जरूरत नहीं पड़ी, वो हमारा हाथ यानी कि हाथ या बाजू पर इजीली इसमें से मूव हो गया, पास हो गया। इसी तरह जो लिक्विड है इसमें से अगर हम अपना हाथ यानी कि पास करें या गुजारें तो वो जरा उसमें से हमें थोड़ी सी पावर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये लिक्विड है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के दरमियान बहुत ज्यादा पाई जाती है बनिस्बत गैस पार्टिकल के निस्बत। इसी तरह अगर हम बर्फ में देखें, बर्फ में अपना हाथ गुजारें तो हम उसको नहीं गुजार पाएंगे, क्योंकि उसमें से जो बर्फ के जो पार्टिकल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए हमारा हाथ या बाजू उसमें से पास नहीं होता। ठीक है, इसी तरह आपने देखा होगा आपके दोस्त होंगे, ठीक है, मुख्तलिफ दोस्त होंगे, मुख्तलिफ दोस्त के दरमियान आपकी जो अट्रैक्शन है वो मुख्तलिफ होगी। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं कम है कहीं ज्यादा है, ठीक है, पाई जाती है। अगर फीमेल में देखा जाए, फीमेल अपोजिट अट्रैक्शन पाई जाती है। ठीक है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, लेकिन अट्रैक्शन पाई जाती है। अच्छा, सॉलिड में जो होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वो यानी कि अपर से नीचे की तरफ गैस की तरफ कम होती है। ठीक है, सॉलिड में सबसे कम ज्यादा होगी, फिर लिक्विड में उससे कम होगी, फिर गैस में सबसे कम होगी। ठीक है, ये था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के दरमियान, यानी कि कम होती है, यानी गैस की सबसे कम होती है, उसके बाद लिक्विड की होती है, उसके बाद यानी कि सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों, आज के चैप्टर को अगर हम समराइज करें, इसके जो मेन पॉइंट है यानी कि वो निकालने, तो उससे यानी कि आज के चैप्टर से हमने क्या क्या चीजों को सीखा उसको जरा देखते हैं। The important characteristics of particles of matter are the following. The particle of matter are very very small. एक चीज तो हमने ये सीखी थी कि यानी कि इसमें जो पार्टिकल है मैटर के वो वेरी वेरी स्मॉल में है। हमने एक मिसाल ली थी पोटाशियम परमैंगनेट की, उसको पानी में डिजोल्व किया था तो उसकी डाइल्यूशन की थी। ठीक है, यानी कि पानी का जो कलर था पिंक का, यानी कि वो कलर कम होता गया, लेकिन यानी कि कलर खत्म नहीं हुआ, हमने 7-8 दफा उसको रिपीट किया। इसका मतलब है वो एक क्रिस्टल के अंदर जो जो पार्टिकल के अंदर जो क्रिस्टल के अंदर जो पार्टिकल थे ना वो काफी मिकदार में पाए जाते थे। ठीक है, और वो उसकी जो फॉर्म थी टैनी फॉर्म थी पार्टिकल की, वो मिलियन की तादाद में उसमें पाए जाते थे। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। फिर हमने ये भी सीखा आज, यानी कि जो पार्टिकल के दरमियान जो स्पेस है, यानी कि स्पेस पाई जाती है, मैटर के हर पार्टिकल के दरमियान स्पेस पाई जाती है। ठीक है, इसको हमें कैसे साबित किया, कैसे प्रूव किया? हमने लिया लिक्विड और उसमें शुगर ऐड कर दी, उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया। ठीक है, वो उस लिक्विड में ऐड हो गया, लेकिन उसका जो वॉल्यूम था वो फिक्स रहा, उसका वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं हुआ। इसका मतलब है पार्टिकल के दरमियान स्पेस थी तो वो शुगर ऐड हुआ और सॉल्ट ऐड हुआ। ठीक है,
द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, पार्टिकल के दरमियान जो पार्टिकल की जो मूविंग है वो कॉन्स्टेंटली होती रहती है। ठीक है, जैसे हमने देखा यानी कि जो सॉलिड में है वो वाइब्रेशन होती है फिक्स पोजीशन में, जो लिक्विड है उसमें यानी कि जो मूवमेंट है बहुत ज्यादा होती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है उसमें, ठीक है, स्पेस भी ज्यादा होती है। और जो गैस है उसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट पाई जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि मैटर के अंदर पार्टिकल के अंदर कॉन्स्टेंटली मूवमेंट पाई जाती है। द पार्टिकल ऑफ मैटर अटैक ईच अदर। ठीक है, हमें ये भी याद सीखा यानी कि जो पार्टिकल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। हमने एक मिसाल ले बर्फ की, लिक्विड की और गैस की। उसमें से जब हमने अपना गैस में से हाथ गुजारा तो वो इजीली पास हो गया, यानी कि उसके दरमियान जो गैस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम थी। जबकि हमने जब लिक्विड में से अपना हाथ को पास किया तो वो जरा हमें थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ी। इसका मतलब है उनके दरमियान जो पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कुछ ना कुछ है। ठीक है, बनिस्बत गैस के। इसी तरह जब हमने अपना हाथ सॉलिड में से गुजारने की कोशिश की तो वो पास नहीं हुआ क्योंकि उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो आज के चैप्टर में ये 4 पॉइंट हमने सीखे हैं। आपको मालूम है कि मैटर की 3 फॉर्म होती है, 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसको मैंने एक टेबल में इकट्ठा कर लिया है, समराइज कर लिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। इसमें मैंने एक मिसाल दी है बर्फ की। ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में होती है। अगर लिक्विड देखा जाए उसका वाटर होता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म कौन सी होती है? वाटर। और गैस फॉर्म वेपर। ठीक है, आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है जो बर्फ है वो सॉलिड है, जो लिक्विड है वो वाटर है, और जो वेपर है वो गैसेस है। ठीक है, इसको टेबल को समझने में बहुत आसानी होगी। आइए इसको जरा डिटेल के साथ देखते हैं। अच्छा, स्पेस बिटवीन पार्टिकल। जैसा कि आपको मालूम है जो सॉलिड के दरमियान जो पार्टिकल के दरमियान स्पेस कम होती है, जबकि जो लिक्विड के दरमियान स्पेस बहुत ज्यादा होती है बानिस्बत सॉलिड से। इसी तरह जो गैस के दरमियान जो स्पेस होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। स्पेस बिटवीन पार्टिकल, वेरी लिटिल स्पेस इन सॉलिड्स, more space than solids, less than gases. Particles are far apart. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देख लेते हैं। सॉलिड के दरमियान जो पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होती है। जितना ज्यादा फासला होगा उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। सॉलिड में क्योंकि फासला कम होता है, डिस्टेंस कम होता है पार्टिकल के दरमियान, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होती है। जबकि लिक्विड में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरा कम होती है बनिस्बत सॉलिड से। और जबकि जो गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होती है क्योंकि उसमें जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो दूर दूर पाए जाते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड, स्ट्रॉन्ग बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड पोजिशन। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो जो पार्टिकल को एक फिक्स पोजीशन में रखने जैसा कि सॉलिड में होता है। सॉलिड में जो पार्टिकल होती है वो एक फिक्स पोजीशन में होता है, जबकि लिक्विड में वो फिक्स पोजीशन में नहीं होता। गैसेस नेग्लिजिबल। ठीक है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल पाई जाती है, ना होने के बराबर पाई जाती है। अच्छा, पार्टिकल्स अरेंजमेंट। जैसा कि आपको मालूम है जो सॉलिड होता है उसमें जो पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल करीब करीब होती है, जबकि जो लिक्विड में वो जो पार्टिकल की अरेंजमेंट यानी कि एक दूसरे से दूर होती है, ऑर्डर यानी कि डिसऑर्डरली होती है बनिस्बत सॉलिड से। जब लेकिन जो गैस होती है उसमें जो पार्टिकल की जो अरेंजमेंट होती है वो यानी कि डिसऑर्डरली होती है, वेरी डिसऑर्डरली होती है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल होते हैं काफी दूर पाए जाते हैं, काफी फासले पर पाए जाते हैं। पार्टिकल अरेंजमेंट क्लोजली पैक्ड ऑर्डरली। ठीक है, कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर डिसऑर्डरली।
क्योंकि लिक्विड में जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है, डिसऑर्डरली। जबकि गैस में क्या होता है, वेरी डिसऑर्डरली, क्योंकि इसमें काफी फासले पर पार्टिकल पाए जाते हैं, इसलिए इसमें यानी कि जो अरेंजमेंट है डिसऑर्डरली पाई जाती है, वेरी वेरी। अच्छा, इसकी शेप, ठीक है, सॉलिड क्या होते हैं, फिक्स शेप होते हैं, क्योंकि सॉलिड होते हैं हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, ठीक है, उसकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है। अच्छा, लिक्विड में क्या होता है, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ठीक है, लिक्विड जिस कंटेनर में डालते हैं उसी की वो शेप ले लेता है, ठीक है। जबकि गैस नो डिफरेंट शेप, इसकी जो शेप है वो डिफरेंट नहीं होती, जिस कंटेनर में डालते हैं कि उसी की शेप ले लेता है, ठीक है। क्योंकि इसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो इसको इजीली हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो इसकी जो शेप है ना वो डिफरेंट नहीं होती, इसकी जो शेप चेंज हो जाती है। इसके बाद हम आ जाते हैं वॉल्यूम की तरफ। इसका जो वॉल्यूम होता है सॉलिड का वो फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल या जो पार्टिकल है वो बिल्कुल क्लोज होते हैं, पैक्ड होते हैं, तो ये कंप्रेस नहीं होता है, इसको हम दबा नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, लिक्विड में क्या होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, यानी कि इसको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन उन्हीं बीच का यानी कि फर्क आता है। सॉलिड में तो बिल्कुल नहीं कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत उन्हीं बीच का फर्क आ जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। जबकि गैस में क्या होता है, कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, गैस को हम इजिली कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उसके जो पार्टिकल काफी दूर दूर होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है उनके दरमियान फासला भी ज्यादा होता है, ठीक है, वो ज्यादा मूव कर सकते हैं। आपने देखा होगा सॉलिड के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब है, वो एक फिक्स पोजीशन पे होते हैं, उनमें वाइब्रेशन पाई जाती है पार्टिकल की, आगे पीछे वो मूव करते हैं, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। जबकि लिक्विड में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो मूव कर सकते हैं, ठीक है, फिक्स पोजीशन में मूव नहीं कर सकते, लेकिन उनके अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है बानिस्बत सॉलिड से। जबकि गैस में क्या होता है, जो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो काफी यानी कि फासले पर मूव कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी वेरी स्लो, ठीक है, सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल स्लो होती है, और जो लिक्विड की होती है हायर देन सॉलिड, सॉलिड की निस्बत ज्यादा होती है। और गैस में क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, वाइब्रेट इन फिक्स पोजीशन, तो सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो एक फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं आगे पीछे, यानी कि जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो उतना ही मूव करेगा। कैन मूव पास्ट वन एनदर, ये इनके जो पार्टिकल होते हैं लिक्विड के, ये यानी कि इनकी मूवमेंट ज्यादा होती है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है। जबकि गैसेस में क्या होता है, मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, जबकि जो पार्टिकल इन गैस में होते हैं उनके दरमियान जो स्पेस है काफी ज्यादा होती है, यानी कि जो एक पार्टिकल है वो चारों तरफ मूव कर सकता है, ठीक है, ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अच्छा, इसकी मिसाल ले लेते हैं। सॉलिड में क्या आता है, सॉलिड की मिसालें कौन सी हैं, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, पेन हो गया, ठीक है, जो भी चीज मास रखती है और जगह को ऑक्यूपाई करती है वो मेटल कहलाती है, ठीक है। और जो यानी कि जो सॉलिड फॉर्म होती है उसमें हम ले लेते हैं आयरन, ले लेते हैं पेन, ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जो हार्ड चीज है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। जबकि लिक्विड में क्या लेते हैं, हम ऑयल ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं लिक्विड में, ठीक है। और इसी तरह गैस में क्या है, हीलियम गैस होगी, ठीक है, नाइट्रोजन गैस होगी, कुछ यानी कि ईटीसी बहुत सारी गैसेज हैं, ठीक है। तो जो गैस फॉर्म में है यानी कि उसके जो पार्टिकल के दरमियान जो स्पेस है वो ज्यादा होती है, जबकि लिक्विड में जो स्पेस है वो कम होती है बनिस्बत गैसेस के। जबकि सॉलिड में जो स्पेस होती है वो कब यानी कि सबसे कम होती है, इसलिए वो क्लोज पैक होते हैं सॉलिड फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत शुक्रिया, ओके, अल्लाह हाफिज।
अच्छा दोस्तों, गैस के जो पार्टिकल होते हैं उसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो ये कि वो जो पार्टिकल होते हैं जिस कंटेनर में पाए जाते हैं वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वॉल पर। उसकी क्या वजह होती है? जैसे कि हमें मालूम है जो गैस के जो पार्टिकल होते हैं इनके दरमियान स्पेस ज़्यादा होती है, और ये जो पार्टिकल है ये इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है बानिस्बत लिक्विड के और सॉलिड के, जिसकी वजह से ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वॉल पर कंटेनर की। ठीक है, आए इसको जरा डिटेल के साथ देखते हैं। गैस कैन एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। ठीक है, ये हमने डाल लिया इसके अंदर गैस के जो पार्टिकल है। अब इनकी जो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है पर लिक्विड के और सॉलिड के, जिसकी वजह से ये मूव करते हैं रैंडमली, हर तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल है ये वॉल पर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ठीक है, ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये गैस के यानी कि पार्टिकल के दरमियान यानी कि गैसों में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन है जो यानी कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ठीक है, आपके नॉलेज में यानी कि इजाफा होगा ये यानी कि इसको देखने के बाद सोच कर बताओ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है। व्हाट व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन द स्टिचिंग, इट इज ए सॉलिड। दोस्तों, एक रबर बैंड है, ठीक है, उसको हमने स्टिच किया, उसको खींचा, ठीक है, तो क्या ये एक सॉलिड है? तो आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि तो सॉलिड में तो यानी कि उसकी शेप तो चेंज नहीं होती, ये तो शेप चेंज कर रहा है, इसका मतलब ये सॉलिड नहीं है। लेकिन कुछ सॉलिड में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है यानी कि उसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है कि वो उनको खींचा जाए तो जब उनको छोड़ा जाए तो वो वापस असल हालत में आ जाते हैं। अगर वो वापस असल हालत में आ जाते हैं तो वो सॉलिड कहलाते हैं। ठीक है, अगर छोड़ने के बाद अगर वो वापस असल हालत में नहीं आते तो फिर वो सॉलिड नहीं कहलाते। ठीक है, इसलिए ये रबर बैंड क्या है? सॉलिड फॉर्म है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट व्हेन केप्ट इन ए डिफरेंट जार्स, दिस टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। अब हमने शुगर और जार को लिया है, सॉरी, शुगर और सॉल्ट को लिया है किसी जार में। ठीक है, उसने क्या किया, उसकी शेप बना ली जार की। अब ये बताओ ये सॉलिड है या लिक्विड है? हमने तो पढ़ा है जो यानी कि जब लिक्विड किसी कंटेनर में डालना है तो वो उसकी शेप ले लेता है। अब शुगर और सॉल्ट यानी कि लिक्विड तो नहीं है, ये तो सॉलिड फॉर्म है। उसकी वजह ये होती है, हम कंफ्यूज इस तरह से होते हैं क्योंकि ये क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं। जब इसको हम जार में डालते हैं तो इनके दरमियान कुछ ना कुछ स्पेस रह जाती है। ठीक है, लिक्विड में यानी कि ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, इसलिए ये क्या है? सॉलिड है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट अबाउट ए स्पॉन्ज, इट इज ए सॉलिड yet we are able to compress it well। अच्छा, आपने देखा होगा जो फोम होता है, ठीक है, स्पॉन्ज होता है, क्या उसको हम जब कंप्रेस करते हैं तो क्या वो सॉलिड है? तो आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि ये कंप्रेस हो रहा है, सॉलिड तो कंप्रेस नहीं होते। इसका मतलब बेसिकली ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। उसकी वजह क्या है? जब इसको हम फॉर्म को कंप्रेस करते हैं तो इसके अंदर हवा होती है, वो निकल जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे हम इसको छोड़ते हैं वो जो एयर रहती है वापस इसमें आ जाती है। बेसिकली जो स्पॉन्ज है ये सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, यानी कि ये कोई और फॉर्म नहीं है, लिक्विड में या उसमें यानी कि गैस में नहीं आता। ठीक है, ये बेसिकली सॉलिड फॉर्म है। बेसिकली होता क्या है, जब हम इसको कंप्रेस करते हैं इसके अंदर जो एयर होती है वो निकल जाती है, जब इसको हम वापस छोड़ते हैं तो वापस एयर इसके अंदर आ जाती है, इसलिए स्पॉन्ज क्या है? सॉलिड फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई। बाबा, ये कोई
बेसिकली मैटर की तीन फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन एक फोर्थ फॉर्म भी होती है मैटर की, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। आइए जरा इसको डिटेल के साथ देखते हैं। प्लाज्मा में होता क्या है, हम एक ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर होती है गैस। ठीक है, आपने मॉडल पढ़ा हुआ रदरफोर्ड का, ठीक है, कैथोड रेज, उसमें एक ट्यूब यूज की जाती है जिसमें गैस होती है। ठीक है, सेम उसी तरह यानी कि ये एक ट्यूब है, ठीक है, उसके अंदर गैस है, उसके अंदर एटम है गैस के। ठीक है, अब इस एटम को जरा मैंने वाज़ेह करके दिखाती हूँ। ठीक है, आपको पता है एटम के जो ऑटोमोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब एक बीम है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, जो यानी कि बहुत यानी कि ज्यादा स्पीड से इस इलेक्ट्रॉन के साथ यानी कि कोलिजन करती है और इसको यहाँ से रिमूव कर देती है। ठीक है, रिमूव करने के बाद क्या होता है, इस एटम में कौन सा चार्ज रहता है, प्लस का चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, यानी कि ये आयन फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, प्लाज्मा भी यानी कि इसी को कहते हैं, यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यानी कि उसकी आयोनाइजेशन हो जाती है एटम की, एक यानी कि स्ट्रॉन्ग बीम की जो स्पीड के साथ जब कोलिजन होती है तो वो आयंस में चेंज रहता है, यानी कि वो एक किस्म का प्लाज्मा बन जाता है। दोस्तों आपका मनों में हमारा फ्लो किसका बना होता है, प्लाज्मा का बना होता है। प्लाज्मा क्या होता है, बेसिकली ये आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन और आयन होते हैं। ये कैसे बनते हैं, क्योंकि आपका मनों में सूर्य का टेम्परेचर होता है सबसे ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो एटम के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिमूव होते हैं, यानी कि वहां पर आयन बन जाते हैं, प्लस चार्ज बन जाता है और इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। इस फॉर्म को कहते हैं प्लाज्मा। दोस्तों आपके मनों में हमारा फ्लो किसका बना होता है, प्लाज्मा का बना होता है। प्लाज्मा क्या होता है, बेसिकली ये आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन और आयन होते हैं। ये कैसे बनते हैं, क्योंकि आपके मनों में जो सूर्य का टेम्परेचर होता है सबसे ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो एटम के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, यानी कि वहां पर आयन बन जाते हैं, प्लस चार्ज बन जाता है और इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। इस फॉर्म को कहते हैं प्लाज्मा। दोस्तों आपके मनों में हमारा फ्लो किसका बना होता है, प्लाज्मा का बना होता है। प्लाज्मा क्या होता है, बेसिकली ये आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन और आयन होते हैं। ये कैसे बनते हैं, क्योंकि आपके मनों में जो सूर्य का टेम्परेचर होता है सबसे ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो एटम के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, यानी कि वहां पर आयन बन जाते हैं, प्लस चार्ज बन जाता है और इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। इस फॉर्म को कहते हैं प्लाज्मा। दोस्तों मैटर की एक फिक्स फॉर्म भी होती है, जिसको हम कहते हैं बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। बेसिकली इसमें दो साइंटिस्ट ने काम किया। सबसे पहले एक इंडियन साइंटिस्ट था जिसका नाम नाथ बोस था, उसने इस पे स्टडी की। लेकिन एक अल्बर्ट आइंस्टाइन था जिसने यानी कि एक फिक्स फॉर्म मैटर की दी, इसलिए उस फॉर्म को, जो फिफ्थ फॉर्म को मैटर की, इन दोनों साइंटिस्ट के नाम से दिया जाता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से इसको दिया जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, एक लो डेंसिटी यानी कि गैस लेते हैं, ठीक है, इसकी डेंसिटी कम से यानी कम होती है, कम से कम डेंसिटी होती है, उसको लेते हैं और उसको कूल करते हैं, सुपर कूल करते हैं। सुपर कूल का मतलब ये होता है कि उसको माइनस सेंटीग्रेड में ले जाते हैं। उससे क्या होता है, जो वो गैस होती है वो सॉलिड में चेंज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, गैस से सॉलिड में चेंज हो जाती है। अच्छा, इसमें दो प्रोसीजर चलते हैं। अगर हम उस गैस को स्लोली कूल करें तो वो जो सॉलिड फॉर्म बनेंगे वो क्रिस्टल फॉर्म बनेगी, जो उसके पार्टिकल होंगे एक प्रॉपर अरेंजमेंट में पाए जाएंगे, यानी कि वो क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाएंगे। लेकिन अगर इसी गैस को हम अगर तेजी से कूल करें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो उसके जो पार्टिकल होंगे वो बेतरतीब अरेंज यानी कि यानी कि तरतीब अरेंज पाएंगे, यानी कि उसमें जो तरतीब होगी वो ऐसे यानी कि डिसऑर्डरली होगी, यानी कि उस फॉर्म को हम ये भी कहते हैं अमॉर्फस फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, बेतरतीब फॉर्म,
सॉलिड की। इसमें यानी कि ये मैकेनिज्म पाए जाते हैं। आए इसको जरा डिटेल के साथ देखते हैं। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। Indian physicist Satyendra Nath Bose made a study regarding the fifth state of matter. Based on this study, Albert Einstein predicted a fifth state of matter called the Bose-Einstein condensate. ठीक है, जो इंडियन साइंटिस्ट था वो इस पे काम कर रहा था। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था उसने इसको यानी पेश कर दिया फिफ्थ फॉर्म को मैटर की। तो उसको जो नाम दिया गया है वो दोनों साइंटिस्ट का नाम मिलके नाम दिया गया है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और बीईसी, ठीक है, बीईसी इज फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर। ठीक है, ये गैस है, ये मॉलिक्यूल है। आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फासला है वो ज़्यादा होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है बनस्पत लिक्विड और सॉलिड के। अब क्या किया, जो गैस के जो मॉलिक्यूल है इसको हमने सुपर यानी कि लो टेम्परेचर पर किया, यानी कि -सेंटीग्रेड पर ले गए। तो इसके जो मॉलिक्यूल थे वो एक दूसरे के करीब आ गए, जो पार्टिकल थे वो एक दूसरे के करीब आ गए, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में आ गए, गैस से सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें दो प्रोसीजर चलते हैं। अगर हम उसको जो सुपर कूल यानी जो कर रहे हैं इसको स्लोली कूल करें तो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल थे ना वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट पाएंगे, यानी कि वो एक क्रिस्टल फॉर्म में बन जाएंगे। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में क्या होता है, जो पार्टिकल एक प्रॉपर अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। लेकिन अगर इसी को हम फास्टली कूल करें तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ये बेतरतीब अरेंज पाएंगे। ठीक है, इसकी जो अरेंजमेंट है ना यानी कि वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ये जो फॉर्म बनेगी उसको हम कहते हैं अमॉर्फस फॉर्म। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों, क्या मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जब हम मैटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मैटर कन्वर्ट हो जाता है दूसरी स्टेट में, क्योंकि मैटर के दरमियान जो पार्टिकल पाए जाते हैं, ठीक है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, इसी वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरी स्टेट में। आए दोस्तों इसको जरा डिटेल के साथ देखते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, दो कंडीशन है जिसकी बिना पर जो मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है, एक टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। अब इसमें हम मिसाल लेते हैं एक बर्फ की, आइस की। जब आइस का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, इसके जो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है वो कम हो जाती है, यानी कि डिस्टेंस बढ़ जाता है पार्टिकल के दरमियान, इससे जो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है वाटर में। अब मजीद वाटर को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। ठीक है, वाटर के दरमियान जो पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, टेम्परेचर बढ़ने से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से पार्टिकल के दरमियान जो फासला है, डिस्टेंस है, वो इंक्रीज हो जाता है और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब ये सॉलिड फॉर्म है, ठीक है, इसको जब हम हीट करेंगे तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। जब लिक्विड स्टेट को हम हीट करेंगे तो वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा। इसी तरह हम अगर उल्टा चलें, गैसियस स्टेट को जब हम कूल करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और जब लिक्विड स्टेट को जब हम कूल करें तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम को भी समझ लेते हैं।
लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। लिक्विड को जब हम फ्यूजन करते हैं, सॉरी, सॉलिड को जब हम फ्यूजन करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब लिक्विड को हम सॉलिडिफिकेशन करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह जब लिक्विड को वेपोराइजेशन करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में, और जब गैस को कंडेंसेशन करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। अब जो सॉलिड को जब इसकी सब्लिमेशन की जाती है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, बजाय वो लिक्विड के डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। अब इसका जो उल्टा है, गैस को कन्वर्ट किया, यानी कि हम गैस को कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में, इस प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन, ठीक है दोस्तों। यानी कि सॉलिड में जब फ्यूजन का प्रोसीजर पाया जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और जब लिक्विड को सॉलिडिफिकेशन करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब सॉलिड लिक्विड को वेपोराइजेशन करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब गैस को कंडेंसेशन करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब सॉलिड को सब्लिमेशन करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है बजाय वो लिक्विड में कन्वर्ट होने के। इस अमल को सब्लिमेशन कहते हैं। इसी तरह जब गैस को हम डिपोजिशन करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा दोस्तों, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, ठीक है। तो ऐसा यूनिट है जो टेम्परेचर है वो क्या है, केल्विन के। अदर देन दिस टेम्परेचर आर कैन बी एक्सप्रेस इन डिग्री सी एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है। अच्छा, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो टेम्परेचर होगा सेल्सियस का उसमें प्लस कर देंगे 273.15, ठीक है। अगर सेल्सियस टेम्परेचर 0 है तो उसमें प्लस कर देंगे 273.15, ठीक है। टोटल क्या हो जाएगा, 273.15 हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो गया किसमें, केल्विन में। इसी तरह केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, केल्विन में से 273.15 माइनस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड बिकम लिक्विड, यानी कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पॉइंट पे जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या प्रोसीजर चलता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन, जो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है, जो पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है वो कम हो जाती है, यानी वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से लिक्विड में। तो यहाँ पर हमारा यानी कि आज चैप्टर खत्म होता है, जो हम यानी कि मैटर ऑफ स्टैंडिंग के बारे में था। आज हमने इसको ज़रा डिटेल के साथ देखा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।